Yes, my dear friends, now we will see 4.3 tank shell evaluation. Okay, this is the most important. Everything is important and not like this is most important, blah blah blah. Okay, now now we will see what we have to inspect for cell evaluation. We have to see flaws, deterioration, and other conditions. For example, change of service. In history, they have done reallocation, they have done corrosion greater than the original corrosion allowance. मतलब ये लोग ने जो भी किया है, फॉर एग्जांपल कि जो प्रोसेस चेंज किया है या सर्विस चेंज किया है, इसका वजह से कोई कोरोजन अलाउंस में तो फेरफार नहीं हुआ है. फॉर एग्जांपल वो लोग ने यदि सपोज वो क्रूड स्टोरेज टैंक था, उसके बदले वो लोग ने और किसी सीवियर सर्विस में डाला है, तो क्या होगा, उसका कोरोजन रेट बढ़ जाएगा. तो जिस चीज़ के लिए उसको डाला था उसके बदले चेंज होता है, देन वी हैव टू चेक that might adversely affect the performance of structural integrity of the shell of an existing tank must be evaluated and a determination made regarding suitability for intended service. Okay, सर्विस चेंज किया है तो डेफिनेटली वो तो होना ही है, राइट. नाउ व्हाट द पीपल आर डूइंग. ओके, नाउ इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैंक कौन करेगा. एग्जिस्टिंग टैंक शेल इवेल्युएशन किधर भी आता है, इंटरनल होने दो, एक्सटर्नल होने दो, वो कौन करेगा. डेफिनेटली स्टोरेज टैंक इंजीनियर, राइट, नॉट इंस्पेक्टर. engineer will do the evaluation because designing parameters has been decided by tank engineer only, right. ओके, तो अभी क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने क्या लिखा हुआ है. ओके, कंडक्टेड बाय स्टोरेज टैंक इंजीनियर एंड शैल इंक्लूड एन एनालिसिस ऑफ द शेल फॉर द इंटेंडेड डिज़ाइन कंडीशंस, राइट. तो डिज़ाइन कंडीशंस के हिसाब से वो चेक करेगा. अभी डिज़ाइन कंडीशंस कौन सा आधार पे हम लोग रखता है, ठीक है. एग्जिस्टिंग शेल प्लेट थिकनेस जो है वो हम लोग कौन सा पैरामीटर्स पे कंसिडर करेगा. तो उसके ऊपर जो भी लोडिंग्स आता है, सिस्मिक लोड होने दो, रूफ लाइव लोड होने दो, रोजल लोड होने दो, सेटलमेंट एंड अटैचमेंट लोड्स होने दो, कोई भी लोड होने दो, स्टैटिक लोड होने दो. स्टैटिक लोड क्या है, तो उसके अंदर जो भी वो लोग फ्लूइड फिलअप कर रहा है, वो फ्लूइड का ग्रेविटी के हिसाब से उसका जो भी स्टैटिक लोड हो रहा है. स्टैटिक लोड एंड रोटेशनल दो ही होता है, वन इज स्टैटिक इक्विपमेंट, वन इज रोटेटिंग इक्विपमेंट. तो जो स्टैटिक इक्विपमेंट है उसके अंदर क्या होता है, पानी भरा रहता है, तो वो क्या है, स्टैटिक है. तो उसकी वजह से जो भी जनरेट हो रहा है, अभी स्टैटिक में लोड कैसे आता है, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, राइट. तो ग्रेविटी के हिसाब से जो भी उसका लोड है वो लोड विथस्टैंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो चेक करना है, राइट. नाउ शेल कोरोजन अकर्स इन मेनी फॉर्म्स and varying degrees of severity and may result in a generally uniform loss of metal over a large surface area or in localized area, right. तो अभी क्या हो गया, लोकलाइज्ड एरिया बोलेगा तो उसको हम लोग फिटिंग्स बोलेगा, और लार्ज सरफेस एरिया को बोले क्या बोलेगा, जनरल कोरोजन, राइट. तो जो जनरल कोरोजन है वो लार्ज एरिया में रहेगा और लोकलाइज्ड एरिया में जनरली पिटिंग्स आता है. तो पिटिंग्स में ऑल्सो अकर, ईच कॉज मस्ट बी ट्रीटेड एज अ यूनिक सिचुएशन. सारा सिचुएशन को एकदम मिक्स नहीं कर देना है, हर एक सिचुएशन को हम लोग इंडिविजुअली काउंट करके उसके हिसाब से इंस्पेक्शन करेंगे, राइट. ओके, नाउ एंड अ थ्रू इंस्पेक्शन कंडक्टेड टू डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कोरोजन प्रायर टू डेवलपिंग अ रिपेयर प्रोसीजर. कोई भी हम लोग रिपेयर प्रोसीजर बनाते हैं तो उसके अंदर हमको सिचुएशन डालना है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम हुआ, किसका वजह से हुआ ये भी लिखना है, और उसका ये हम लोग रिपेयरिंग डिसाइड किया है, ठीक है. नाउ फिटिंग्स डज नॉट नॉर्मली रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द ओवरऑल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, right, of a shell unless present in a severe form with pits in close proximity to one another.
हाँ, यदि पिटिंग्स है और रैंडम है, फॉर एग्जांपल एक पिटिंग आया, फिर थोड़ा डिस्टेंस के बाद में, सर्टेन डिस्टेंस के बाद में एक और पिटिंग है, तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो और ये इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नाइदर इन क्लोज बुक, नाइदर इन ओपन बुक। एक्चुअल थिकनेस डिटर्मिनेशन, अभी हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? थिकनेस चेक कर रहे हैं। अरे यार क्या हो रहा है? ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? थिकनेस चेक कर रहे हैं, राइट। तो थिकनेस चेक करने का टाइम पे क्या करते हैं हम लोग? थिकनेस चेक करने का टाइम पे हम लोग एक लेता है एवरेज थिकनेस, कि भाई ये हमारा एवरेज थिकनेस हो गया। अभी एवरेज थिकनेस आप सबको मालूम है, टोटली जो भी थिकनेस का पॉइंट्स आया 1 2 3 4 5, वो सबको हम लोग डिवाइडेड बाई टोटल से करेंगे तो हमको एवरेज थिकनेस मिलेगा। क्लियर? नाउ लेंथ, कैलकुलेट द क्रिटिकल लेंथ। तो क्रिटिकल लेंथ कितना होना चाहिए? कितना भी हो लेकिन 40 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 इंच, शुड नॉट बी मोर देन 40 इंच। और एक्चुअल कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है, जनरली ये भी एग्ज़ाम में नहीं आता है। देन ऑल्सो वी विल ट्राई टू रिमेंबर, वर्स्ट केस में आ सकता है। तो लेंथ इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई बाई अंडरस्कोर dt2. T2 is average thickness. Minimum thickness T2. Okay, they have authorities to determine the minimum thickness T2. Okay, they have given minimum thickness. So underscore diameter multiply by minimum thickness, and that should not be more than 40 inch. So this question can come 40 inch, but formula is not so much important for examination point of view. Okay, what is important? This is important examination point of view, right? So the question can come, okay, a calculation can come, or a question can come. A B C D E, 5 locations we have measured the thickness, and the total came, suppose 3 inch in 8 inch. So whether it is accepted or not accepted. So if it is more than 2 inch, then it is not accepted, because here they have written the sum of their dimensions along any vertical line does not exceed 2 inch in an 8 inch length, right? So in 8 inch length, its total dimension of the fittings shall not exceed 2 inch right, diameter. Okay, we will see example also, but later on when we will discuss the calculations at that time. Okay, now one more important thing is the value T2. T2 means minimum dimension of the minimum thickness of the shall be greater than or equal to 60% of T minimum. मतलब हम जो भी पिटिंग्स है वो पिटिंग्स कितना एक्सेप्टेबल है। तो सपोज हम लोग ने देखा कि भाई हाँ, अभी 10 साल के बाद में इसका हम लोग क्या करेगा, इंटरनल इंस्पेक्शन करेगा। तो 10 साल के बाद में सपोज हमको 10 mm थिकनेस चाहिए, तो पर्टिकुलर T2 जो है वो पिटिंग्स है, तो 1 2 या 3 या 4 लोकेशन पे उसका थिकनेस T मिनिमम यानी कि 10 mm हमको चाहिए, उसका 60% तक होना चाहिए। तो T मिनिमम कितना चाहिए था हमको? 10 mm, और उसका 60% कितना हो गया? 6 mm, राइट। तो 6 mm से कम नहीं होना चाहिए शेल प्लेट किधर भी, ये हमको टॉलरेंस नहीं दिया है। मिनिमम इट शुड बी देयर 60% ऑफ T मिनिमम। तो मिनिमम 6 mm हमको चाहिए, उससे कम होगा तो इट शुड बी रिपेयर्ड, लेकिन उससे ज़्यादा है देन नो इशू। फॉर नाउ वाइडली स्कैटर्ड पिटिंग्स,
ऐसा किधर भी डिसाइड नहीं किया है कि ये जो 2 इंच वाला है ये फिटिंग के लिए, वो फिटिंग के लिए, ऐसा नहीं है। 8 इंच में 2 इंच क्रॉस नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। क्लियर? नाउ मिनिमम थिकनेस कैलकुलेशन फॉर वेल्डेड टैंक शेल। अभी वेल्डेड वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब रिवेटेड टैंक्स भी आता है। क्लियर? और दिस इज ओके, not so much important. Okay, now this is the example. In 8 inch we have 3 localized corrosion or 3 fittings, whatever we can discuss. Now d1 d2 d3, 3 fittings diameter is there. That diameter shall not exceed how much? 2 inch in 8 inch. If it is more than 2 inch, then it is rejected, means repairing is required. If it is less than 2 inch, then we can accept it and repairing is not required. Okay, now we will discuss these two formulas. These two formulas are important for examination, right? तो ऊपर जो फॉर्मूला आया था लेंथ, क्रिटिकल लेंथ, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ए और बी दोनों फार्मूलाज आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन फॉर ओपन बुक, नॉट क्लोज बुक. क्लियर? ओके, so the minimum acceptable shell plate thickness for continued service shall be determined by one or more of the following methods. These methods are limited to tanks with diameter equal to 200 feet or less. ठीक है, तो अभी ये जो फॉर्मूलाज है, ये डायमीटर कितना होना चाहिए? 200 फीट या उससे कम होना चाहिए. यदि उससे ज़्यादा होता है then these formulas are not useful for those tanks. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि API 653 या API 650 दोनों का मैक्सिमम डायमीटर लिमिट कितना है? 200 फीट्स. इससे यदि ज़्यादा टैंक का डायमीटर है then we have to go for API 620. Clear? तो diameter if it is more than 200 feet then we have to refer API 620. लेकिन एग्जाम के नहीं आता है वो. क्लियर? लेकिन ये पॉइंट हमको याद रखना है कि these methods are limited to the tank diameter equal to 200 feet or less. This is important for examination. When determining the minimum acceptable thickness of an entire shell course, T minimum is calculated as follows. ठीक है, अभी क्या हो गया? फिर से when determining the minimum acceptable thickness for an entire shell course. ठीक है, हम लोग ने एंटायर शेल कोर्स का बात किया है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन का बात नहीं किया है. तो हम लोग क्या करेंगे? 2.6 हाइट -1 DG डिवाइडेड बाई SE. तो ये मिनिमम थिकनेस हमको शेल कोर्स का चाहिए, राइट? अभी दूसरा T मिनिमम ये किसका है? ये पर्टिकुलर लोकेशन का है. When determining the minimum acceptable thickness for any other portion of the shell course, मतलब पूरा शेल कोर्स का नहीं है, पर्टिकुलर कोई पोर्शन का बात कर रहे हैं आप, पर्टिकुलर कोई लोकेशन का बात कर रहे हैं आप, तब हमको ये फॉर्मूला यूज़ होता है, राइट? तो जो -1 है H-1 वो एंटायर शेल कोर्स के लिए यूज़ होता है. यदि हम -1 निकाल देते हैं, रेस्ट ऑल इज सेम, राइट? तो यदि सिर्फ हम -1 निकालते हैं तो वो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हो जाता है, और यदि हम लोग -1 डालते हैं तो वो ऑल ओवर शेल के लिए हो जाता है. अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय H. H is the height of the shell, right? Now D is the diameter of the shell. G is the gravity of the fluid, whatever we are going to store. Now parenthesis S and E. The S is maximum allowable stress in pounds, okay?
एंड ये क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, तो वी हैव टू रिमेंबर 100%। क्लियर? और क्या बच गया अभी? ये YTE इज द जॉइंट एफिशिएंसी। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, वो हम लोग जब भी एग्जाम्पल करेंगे वो टाइम पे ये आपको मिलेगा, राइट? आई विल टेल यू ऑल फार्मूलास रिलेटेड एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ अभी क्या बोल रहा है? इफ द टैंक विल बी हाइड्रोस्टेटिकली टेस्टेड, द हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट हाइट HT shall be limited by one or more of the following methods. The tank shall not be filled above the level determined by the lesser value of HT determined below. अब ये क्या बोलता है कि भाई हम लोग हाइड्रो टेस्ट कौन सा हाइट तक भर सकता है पानी हाइड्रो टेस्ट के लिए। अब ये भी हमको क्यों करने का ज़रूरत पड़ गया? चलो ये कैलकुलेट क्यों करना है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम में क्या हुआ था, हम लोगों ने टोटल एक लेवल किया था कि भाई ये डिज़ाइन लिक्विड लेवल है, वो लेवल तक हम लोग हाइड्रो टेस्ट करता था, राइट? लेकिन अभी हमको चेंज करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका डेटोरेशन हो गया है, थिन एरिया हो गया है, उसका वजह से ये फार्मूलास यूज़ करके हम लोग तय करेगा कि भाई ये थिकनेस है, इसके हिसाब से हम लोग हाइड्रो टेस्ट ये लेवल तक कर सकते हैं। तो अभी क्या होता है, आफ्टर डिटरमाइनिंग द कंट्रोलिंग थिकनेस ऑफ एन एंटायर शेल कोर्स, वंस मोर, दो तरह से उसने डिटरमाइन किया हुआ है। सपोज एंटायर शेल कोर्स का थिकनेस में कुछ इश्यूज है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेगा ए वाला। और बी, आफ्टर डिटरमाइनिंग द कंट्रोलिंग थिकनेस फॉर अ लोकली थिन्ड एरिया और एनी अदर लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट विद इन अ शेल कोर्स। ठीक है, मतलब ये दो तरह का बात हो गया। कौन सा दो तरह का बात हो गया? एक मैंने आपको बताया था जनरल थिकनेस, राइट? जनरल लोकल लॉस, जनरल लॉस, लोकल लॉस, जनरल कोरोजन, दिस आर ऑल द वर्डिंग्स। तो हम लोग एंटायर शेल कोर्स का यूज़ करेगा जब जनरल थिनिंग हुआ है या जनरल थिनिंग नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बायोलॉजिकल इश्यूज आ गया था, मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो गया था, उसका वजह से एक पर्टिकुलर लोकेशन में लोकली थिनिंग हुआ है, तो वो टाइम पे हम लोग को ये वाला ए वाला फार्मूला यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग वहाँ पे बी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस वही है, ए में +1 हो रहा है और बी में कोई प्लस नहीं हो रहा है। क्लियर? ओनली दिस इज़ द डिफरेंस। मेरे हिसाब से ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए इसमें ऐसा है, हम लोग जितना ज़्यादा याद रखेंगे दैट इज़ गुड फॉर अस एंड आवर एग्जामिनेशन, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो नहीं बोला है वो आपको नहीं करना है, वो करना है, लेकिन थोड़ा सा कम ध्यान देना है, या वो टोटली करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देंगे तो चलेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। एकदम ज़ीरो इम्पोर्टेंस है ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या पूछेगा, राइट? सो अभी यहाँ पे इसने दिया है, क्या दिया है? 4.3.3.3 Alternatively, the minimum acceptable shell plate thickness for tanks with diameters equal to or less than 200 feet may be calculated in accordance with the variable design point method in 650.56. Substituting SE for SE and S may be defined in blah blah blah. Okay, the variable design point shall be used for tank greater than 200 feet diameter with all variables defined in this. Okay, तो अभी इसने 4331 में दोनों ही दिया हुआ है, ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद रखना है कि 200 फीट तक को ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमको। जनरली 200 फीट तक ही हमको देता है, राइट? ये क्या है? This all is not so much important for examination. Okay, thickness determination 1 2 3. Consider liquid loading only. All other loadings shall also be evaluated according to the original standard of construction
and engineering judgment shall be used to evaluate different conditions or new information as applicable. The following loading shall be taken into account: operating temperature over seismic load, loadings due to settlement. ये कोई मीनिंग नहीं है इसका. मिनिमम थिकनेस कैलकुलेशन फॉर रिवेटेड टैंक शेल्स. देखिए अभी ऐसा है, रिवेटेड टैंक शेल्स तो ख़त्म ही हो गया, राइट. तो ये करने का कोई भी मीनिंग नहीं है. रिवेटेड जॉइंट्स का कोई मीनिंग नहीं है. अभी ये है जॉइंट एफिशिएंसीज फॉर रिवेटेड जॉइंट्स. इसके अंदर से भी चांसेस कम है कोई भी क्वेश्चंस आने का, राइट. नाउ डिस्टॉर्शंस. ओके, डिस्टॉर्शंस. तो डिस्टॉर्शंस काम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं, राइट. दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.